नॅचरली बनेला हुआ इमोशंस है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था, योगा, हाँ, योगा वर्ड डिराइव हुआ है संस्कृत के यूज वर्ड से था। रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी पहले म्यूट कर लें जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो, या फिर लास्ट में 10 मिनट का ऐसा डिस्कशन रख लेंगे, तब आप क्वेश्चन पूछ लेना। अभी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, योगा, तो संस्कृत का जो यूज वर्ड है उससे डिराइव हुआ है योगा वर्ड, जिसका मीनिंग होता है यूनियन, मतलब जोड़ना। ठीक है, सोल को स्पिरिट से, आत्मा को परमात्मा से। ठीक है, जो ईड़ा नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी से, जो सूर्य नाड़ी है उसे चंद्र नाड़ी से, मूलाधार चक्र को सहस्त्रार्थ चक्र से। अलग अलग 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, हम आगे डिस्कस करेंगे। मूलाधार, स्वादिष्टान, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा चक्र। ठीक है, अपान वायु को प्राण वायु से। और जो योगा है उसका जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर जो प्रचार प्रसार किया था, वो स्वामी विवेकानंद ने किया था, जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में वहां पर। तो उनको क्रेडिट जाता है वेस्ट में योगा का प्रचार प्रसार करने का। उसके बाद जो कुछ डेफिनेशंस है डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ऑथर के नाम के साथ। जैसे जो पहली एक डेफिनेशन है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देखी होगी, योग चित्त वृत्ति निरोध, जो महर्षि पतंजलि ने दी है। ठीक है, योगा का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यूनियन। चित्त का मतलब जो हमारी पास्ट मेमोरीज है, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, अनुभव रहते हैं। वृत्ति का मतलब फ्लक्चुएशंस, हमारे इमोशंस में कुछ माइंड में एक्टिविटीज, गतिविधियां चलती रहती हैं। ठीक है, और निरोध का मतलब इन सब चीजों को कंट्रोल करना। तो इस प्रैक्टिस को ही हम क्या बोलते हैं, योगा बोलते हैं। ये महर्षि पतंजलि ने डेफिनेशन दी है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस और भी हैं, जैसे अ, यहाँ पर योगा इज सेड टू बी कंट्रोल, योगा का मतलब कंट्रोल करना। या फिर योगा इज स्टीलिंग ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड। पतंजलि योग सूत्र में एक डेफिनेशन और दी हुई है, जो अ, हमारे माइंड में जो गतिविधियां, जो हमारे मस्तिष्क में गतिविधियां चल रही है, उनको स्थिर करना। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने बोला है, योगा इज द साइंस ऑफ सॉल, आत्मा का जो विज्ञान है उसे हम योगा कहते हैं। उसके बाद B K S येंगर ने भी एक डेफिनेशन दी हुई है, योगा डज नॉट जस्ट टीच यू स्ट्रेच, इट टीचेस यू टू स्ट्रेच योर माइंड। मतलब ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रहता है, सिर्फ शारीरिक स्तर पे ही नहीं, मतलब मानसिक स्तर पे भी ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट के लिए योगा रहता है, सर्वांगीण विकास के लिए। उसके बाद श्री अरविंदो ने ये सब डेफिनेशन आप एक एक बार पढ़ लेना। उसके बाद परमहंस योगानंद ने एक डेफिनेशन दी है कि एक परफेक्ट हार्मनी बिटवीन बॉडी माइंड एंड सोल। मतलब ये भी वही ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा फिजिकल एजुकेशन में बोलते हैं। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, और एक थोड़ा सा आध्यात्मिक स्तर पर, यहाँ पर उन्होंने आत्मा का जिक्र किया है। उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम। 2015 से हम ये सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। और इसका आइडिया जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एडमिट, एक वेटिंग में, तो हाँ, उसके बाद नरेंद्र मोदी, हाँ, नरेंद्र मोदी ने यह आइडिया जो उनने स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है, 27 सितंबर 2014 को उन्होंने दी थी। उसके बाद से फिर ये पास हुआ बिल, और 14 दिसंबर 2014 से हम ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने लगे। और ये 21 जून ही हमने, म्यूट कर लीजिए आप अपना mic। और हम 21 जून को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे? क्योंकि ये जो नदर्न हेमिस्फेयर रहता है, ये सबसे बड़ा दिन रहता है। वो जो पूरा साल होता है हमारा, उसमें जो 21 जून रहता है, वो सबसे लंबा दिन होता है नदर्न हेमिस्फेयर का। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में बन सकता है, इसलिए हम योगा डे 21 जो है जून को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, जो हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, उसकी एक थीम रहती है। तो क्वेश्चन ये बन गया था कि जो 2024 में इंटरनेशनल योगा डे है, उसकी थीम क्या थी? तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। मैंने यहाँ पर 2 ईयर्स लिए, जो करंट ईयर है हमारे। एक 2023 का था, जिसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, मतलब सारा विश्व ही हमारा एक परिवार जैसा है। और जो 2024 का था, उसकी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, खुद के लिए और सोसाइटी के लिए योगा करना। ठीक है, उसके बाद अष्टांग योगा, हाँ, अष्टांग योगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
ये भी एक, हम इसे कह सकते हैं एक तरीके की एक फिलोसॉफी होती है जीवन जीने की, हम इसे कह सकते हैं। जैसे सभी की कुछ ना कुछ फिलोसॉफी होती है, जैसे महात्मा गांधी की थी अहिंसा, मतलब अहिंसा के रास्ते पर चलना। किसी किसी की रहती है ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी से अपना जीवन जीना सभी तरीके से। तो इस तरीके से ये भी एक फिलोसॉफी है जिससे हम हमारा शारीरिक और आध्यात्मिक विकास और जो भी हमारा गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो इसके 8 स्टेप्स होते हैं, ये हमें याद करना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब इसमें से क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कि आपसे पूछ लिया कि यम के अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो क्या करेगा एग्जामिनर, ये 5 ऑप्शन दे देगा, बीच में कुछ एक और ऑप्शन डाल देगा। ऐसे ब्रह्मचर्य है, इसको कट करके इसने कुछ संतोष डाल दिया, तो वो बोल देगा इसमें से कौन सा यम का एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो जो यम होता है वो एक्सटर्नल डिसिप्लिन के लिए रहता है, ठीक है। और नियम इंटरनल डिसिप्लिन। आसन एक पोस्चर रहता है कंफर्टेबल जिसमें हम बैठते हैं। प्राणायाम में हम ब्रीथ कंट्रोल करते हैं, इसमें अलग अलग प्राणायाम आते हैं प्रकार के: उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, अलग अलग प्रकार के। उसके बाद प्रत्याहार, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, सभी जगह से अपना ध्यान हटाना। फिर धारणा, एक जगह पर ध्यान लगाना। फिर मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, और फिर यूनियन इंटीग्रेशन, मतलब डिसॉल्व हो जाना। डिसॉल्व हो जाना मतलब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर वो समाधि की अवस्था आ जाती है। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यम से। जैसा मैंने बताया एक फिलोसॉफी होती है ये। सोशल रिस्ट्रेंट्स, यम, डिसिप्लिन, 10 गुड सेंसेस, गाइडलाइन, हेल्दियर। हाँ, इससे हम एक हेल्दी या फिर हैप्पी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसमें 5 चीजों को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, मना किया गया है, हमें ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। एक तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वॉयलेंस, जिसके लिए अहिंसा है। नॉन हार्मिंग, मतलब अपने मन वचन कर्म से किसी को भी हार्म ना करना। तो पहला है अहिंसा। फिर सत्य, सच बोलना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा सी, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ठीक है। ब्रह्मचर्य, वाइस यूज ऑफ वाइटेलिटी, मतलब जो हमारी एनर्जी है उसका सही इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर हम बहुत सारी जगह हमारी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, एक जगह पर नहीं फोकस कर रहे, तो जो हमारा गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी एनर्जी है उसका सही जगह इस्तेमाल करना। अपरिग्रह, नॉन पजेसिवनेस, मतलब किसी भी चीज से लगाव ना रखना, ठीक है, किसी भी चीज से अटैच ना होना। तो ये 5 पॉइंट्स हमें इसके ध्यान रखने हैं: अस्तेय, अपरिग्रह, नॉन स्टीलिंग। उसके बाद सेकेंड है इसका एलिमेंट जो है अष्टांग योग का, वो है नियम। इसके आप ट्रिक भी कुछ बना सकते हैं याद करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप 3 बार ए लिखिए यहाँ पे, ए, एक और एक एक वर्ड की गैप छोड़ दीजिए, ए, ए, ए। 3 बार आप यहाँ पर लिखिए। फिर बीच में ए से भी, या फिर साहब, ऐसे करके मैंने ट्रिक बनाई थी। ऐसे करके आप इसे कुछ याद कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ए से अहिंसा, फिर सेकंड एस से सत्य, उसके बाद अस्तेय, ब्रह्मचर्य, वाइस यूज ऑफ एनर्जी, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना। अपरिग्रह मतलब नॉन पॉजेसिवनेस, किसी चीज से अटैच नहीं होना, ठीक है। पोजेशन जिसे हम कहते हैं ना, जैसे किसी चीज से अटैच ना होना, अटैचमेंट ना रखना, तो वो अपरिग्रह। उसके बाद नियम, सेकेंड पॉइंट इसका है अष्टांग योग का। ये इंटरनल वर्ल्ड, मतलब जैसे मैंने बताया, ये जो था ये नियम था वो एक्सटर्नल डिसिप्लिन था, ये इंटरनल डिसिप्लिन है, मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड है ये। इसमें सोच आ गया पहले, प्योरिटी, संतोष, तप, स्वाध्याय। सोच की इसकी भी अलग अलग प्रक्रिया, जब हम षटकर्म पढ़ेंगे तो हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रक्रिया दी हुई है, नोली, धोती, बस्ती, अलग अलग क्रियाएं दी हुई है जिससे हम ये प्योरिटी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद संतोष, जो भी हमें चीज हमारे पास जो भी चीज है जो हमने हमारे मेहनत से अचीव करी है, उससे हमें संतोष करना है। तप, मतलब तप का जैसे यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, हाँ, सब भी मतलब एक तरीके से तपस्या करना। जब हम कोई, जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी थर्स्ट, हंगर, हमें भूख प्यास लग रही है, सब चीज को छोड़कर, हीट कोल्ड हमें फील हो रहा है, तो सबको छोड़कर हम पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से तप। स्वाध्याय मतलब सेल्फ एजुकेशन। इसमें लिखा हुआ है जैसे पहले के जो समय था वहां पर वेद उपनिषद का अध्ययन करते थे मंत्रों के जाप के साथ, तो ये स्वाध्याय। और ईश्वर प्राणिधान, मतलब ईश्वर के प्रति डिवोशन, जो डिवाइन अल्टीमेट जो गॉड है, उसे सभी मतलब उसके प्रति समर्पित रहना, ठीक है।
तो इसकी भी आप कुछ ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं पांचों पॉइंट, क्योंकि ये भी सेम वे में एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि नियम आपको दे दिया और उसके 5 पॉइंट दे दिए, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, फिर लास्ट पॉइंट दे दिया तो आपको कुछ और दे दिया, जैसे अस्तेय दे दिया, फिर इस पे से पूछ लिया इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है नियम का। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी भी आप कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जैसे SI SST ऐसा करके मैंने याद कर रखा है इसको, SI सब इंस्पेक्टर होता है, तो SI SST ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हैं। स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, तप संतोष, सोच मतलब प्योरिटी, कंटेंटमेंट। और इसके जो सिनोनिम्स है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे तप का ऑस्टेरिटी आपको दे सकते हैं, या फिर सोच का प्योरिटी दे सकते हैं, संतोष का कंटेंटमेंट एग्जाम में दे सकते हैं आपको। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसके सिनोनिम्स, इसमें एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकते हैं। जिसे अस्तेय का नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह का नॉन पजेसिवनेस। तो इस तरीके से इसके जो सिनोनिम्स है वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आसना, आसना मतलब एक कंफर्टेबल पोस्चर होता है। स्थिर सुखम आसनम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जो पतंजलि ने इसकी डेफिनेशन दी है, मतलब आप अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो तो वो आसन होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और आसन को भी हम हाँ 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सुपाइन आसना, प्रोन आसना। सुपाइन मतलब जो हम सीधी तरीके से जब हम सीधा लेटे हुए हैं तो उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, और जब हम उल्टा लेटे हुए हैं तो उसको बोलते हैं प्रोनासन। ठीक है। सुपाइन जैसे एक शवासन होता है, तो शवासन सुपाइन में आ जाएगा। प्रोन में जैसे हम एक मकरासन करते हैं, सिटिंग आसन जो बैठकर फिर स्टैंडिंग, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अब इसके भी एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, कुछ सिनोनिम्स रहते हैं आसनों के, या फिर जो जैसे हलासन है तो इसको प्लोक पोज ऐसा बोलते हैं, तो ये एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद भुजंग आसन है तो इसे हम कोबरा पोज बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जिसके सिनोनिम्स रहते हैं वो एग्जाम में, 1 मिनट में क्लास ले लो। तो हाँ, सुपाइन, प्रोन, सिटिंग, हाँ। तो इस तरीके के आसनों के नाम आपको आ सकते हैं। कोबरा पोज इसे बोलते हैं, वज्रासन को थंडर बोल्ट पोज या फिर डायमंड पोज बोलते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो इन 4 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं आसन को। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, हाँ शल्वासन को चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। उसके बाद वज्रासन को थंडर बोल्ट पोज बोल सकते हैं हम, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। या फिर डायमंड पोज, नीलिंग पोज, पेल्विक पोज, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। उसके बाद आसन के बाद जो थर्ड आती है, हमारा थर्ड एलिमेंट जो रहता है वो रहता है हमारा प्राणायाम। आसन के बाद यम, नियम, उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा आसन और प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम मतलब अनिल वास्कुलर रेज हैंड। अनिल, हाँ बोलिए अनिल। सर जैसे ये एलियंस की बुक में ना 3 टाइप के आसना बता रखे हैं, जो जैसे अपना लाइंग आसन और अपने सुपाइन आसन और प्रोन आसन, इनको दोनों उसमें ऐड कर रखा है लाइंग आसन। तो हमको अगर एग्जाम में आता है कि हाँ, आसना कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं या 4 टाइप के, अब दोनों में से कौन सा आंसर बेस्ट होगा सर? ये आप लगा सकते हैं, जैसे जो एक दो बुक है उसका हम रेफरेंस देके चैलेंज कर सकते हैं। बाकी जैसे अभी मैंने बहुत से लगाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि मतलब कितने प्रकार के होते हैं। बाकी ठीक ये है। जो बुक से मैंने कंटेंट लिया है वो मतलब ऑथेंटिक है। तो उसमें ये 4 आसन है, कि सुपाइन प्रोन में डिफरेंस हो जाता है ना। तो हाँ सर, लेकिन सुपाइन और प्रोन तो दोनों लाइंग आसन है, तो दोनों हाँ इसके हाँ वो हम हाँ। 3। ठीक है सर, और ठीक एक बार है। इसे मैं देख लूंगा। वैसे जो बुक मैंने हाँ जिसमें जी से सर। कंटेंट उठाया उठाया है वो मतलब रिलायबल है। गुड इवनिंग सर। ठीक है सर। सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। हाँ हाँ बोलिए। सर प्लीज एक स्टूडेंट है पीछे, प्रदीप, उसको ज्वाइन कर दीजिए। वो ट्राई ओके। कर रहा है सर, मैसेज आया था मेरे पास, प्लीज सर। थैंक यू सर। कहाँ है? इसमें तो एडमिट में शो ही नहीं हो रहा कोई, वेटिंग रूम में इसमें। हाँ, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो इसमें कोई शो नहीं हो रहा है, मतलब जो, ठीक है, एडमिट कर लूंगा मैं एक बार, फिर से रिक्वेस्ट आएगी तो। उन्हें बोलिए कि आप अगेन एक ओके, बार थैंक यू सर, ज्वाइन थैंक कीजिए। यू। जी सर।  नोट्स कहाँ हुआ है? जी सर।  नोट्स कहाँ हुआ है?  नोट्स कहाँ हुआ है?  जी सर।  जी सर। नोट्स कहाँ हुआ है?
हाँ, सुपाइन आसन, प्रोन आसना, सीटिंग आसना, स्टैंडिंग आसना। हाँ, तो इस तरीके से इसे वृक्ष आसन है तो इसे ट्री पोज आप बोल सकते हैं। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद थे हम, थर्ड स्टेप क्या थी? प्राणायाम, आसन, प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम मतलब ब्रीथ कंट्रोल प्रैक्टिस बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। ब्रीथ कंट्रोल प्रैक्टिस, तो इसमें कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज रहती है, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। योगिक प्रेजेंस ऑफ प्राणा स्टडीज डिवाइड प्रैक्टिस, दिस प्रैक्टिस आर बेटर नोन एज प्राणायाम, सिंस ब्रीथ और प्राण बेसिक ऑफ लाइफ प्रैक्टिस प्राणायाम हेल्प प्राण अराउंड अस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें अब कुछ प्राणायाम से रहते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है तो इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं। हाँ, भ्रस्त्रिका प्राणायाम। हाँ, इसे इस तरीके से आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक। जिसे जब हम इनहेल करते हैं उसे पूरक बोलते हैं, और जब हम रिटेन, जब सांस में एक पॉज लेते हैं हम, जब सांस रुकती है उसे रिटेंशन बोलते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे रेचक बोलते हैं। तो और कुंभक के भी दो प्रकार होते हैं, एक एक्सटर्नल रिटेंशन, एक बाह्य कुंभक, और एक अंतरंग कुंभक। एक्सटर्नल रिटेंशन मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं उसके बाद 1 मिनट का हम पोज लेते हैं, सांस रुकती है हमारी, तो उसको हम एक्सटर्नल रिटेंशन बोल सकते हैं। क्योंकि ये कुंभक का तो पूछ चुका है एग्जामिनर, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल में से बन सकता है क्वेश्चन। तो ये आप ध्यान रखना, जब हम सांस लेते हैं उसके बाद भी 1 सेकंड का पोज लेते हैं तो उसको अंतरक कुंभक बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद, हाँ, ये प्राणायाम के प्रकार, इसके भी सिनोनिम सेटोनिम में से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम, प्राणायाम को राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग बोलते हैं। उज्जयी प्राणायाम को विक्टेरियस ब्रीदिंग बोलते हैं। शीतकारी को हिसिंग ब्रीथ बोलते हैं। शीतली को कूलिंग ब्रीथ बोलते हैं। भस्त्रिका को बिलो ब्रीदिंग। भ्रामरी को हमिंग ब्रीथ। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है नाड़ी शोधन को अल्टरनेट भस्त्रिका, कपाल भाती को स्कल शाइनिंग, ये क्वेश्चन बना हुआ है। बी ब्रीदिंग भ्रामरी, अनुलोम विलोम को अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। सूर्य भेदन में राइट से सांस लेते हैं, चंद्र भेदन में लेफ्ट, जो हमारे नाक है उससे सांस लेते हैं। शीतकारी हिसिंग ब्रीथ, तो ये एक बार पढ़ लेना। उसके बाद थर्ड हो गया। फोर्थ एलिमेंट आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार। हाँ, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, मतलब सभी जगह से हमें ध्यान हटाना, अपना जो सेंसेस है वो विड्रॉ करना। जैसे अभी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो सभी जगह से हमने, जो हमारे सेंसेस है, हमारे 5 सेंस होते हैं, जैसे सुनना, देखना, ठीक है, कोई चीज को टेस्ट करना, है सेंसेस होते हैं, सभी सेंसेस को हटाकर हमने एक जगह पर लगाना। तो ये प्रत्याहार का मीनिंग भी यही है कि जो हमारे सारे सेंसेस है उसको विथड्रॉ कर कर एक जगह पर लगाना, जो भी हमारा गोल है वहां पर उसे लाना। तो इसका मीनिंग यही है, प्रत्याहार। बुद्धिस्ट कालचक्र तंत्र, हाँ, इसका मीनिंग यही है, सेंसेस ऑफ इंलैंड। उसके बाद धारणा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो धारणा। उसके धारणा मीन्स फीलिंग्स ऑफ अष्टांग योगा, थ्री स्टेज मेडिटेशन। धारणा इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एक्सटेंडिंग अवर पावर कंसंट्रेशन। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस वेव्स ऑफ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग अवर अटेंशन माइंड। हाँ, इसमें भी अलग अलग स्किल्स रहती हैं, जो अलग अलग मंत्र वगैरह रहते हैं, उससे हम एक जगह, हमारे जो हमने सेंसेस को, जो हमारे अलग अलग सेंसेस होते हैं जो भटक रहे हैं, अलग अलग जो हमारा माइंड मन रहता है अलग अलग जगह पर भटकता है, तो उसको एक जगह पर हम फोकस करते हैं। तो उसकी अलग अलग ये टेक्निक्स इस पे धारणा में दी हुई होती है। उसके बाद ध्यान मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, मेडिटेट करना एक जगह पर। और फिर फाइनल स्टेज समाधि, मतलब डिसॉल्व हो जाना, जो हमारी आत्मा रहती है वो परमात्मा में डिसॉल्व हो जाती है, उसे मिल जाती है। तो ये लास्ट स्टेज की होती है समाधि। तो ये सब स्टेप्स हमें ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। मेन जो है ये यम नियम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स, तो इसमें से क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा है, और प्रीवियस ईयर में भी मैंने इसमें से क्वेश्चन देखे हैं। उसके बाद, हाँ, षट क्रिया, षट क्रिया भी बन जाती है। षट, भूपेंद्र सिंह गुर्जर अब आए, एडमिट कर लेते हैं इन्हें भी।
हाँ, षटकर्म। अब षटकर्म में क्या होता है, एक त्रयोदशा थ्योरी रहती है। हाँ, मतलब हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात पित्त और कफ। इनके इम्बेलेंस से ही जो हमें डिसीजेस होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, वो इन तीनों, ये जो 3 दोष होते हैं, इनके इम्बेलेंस से ही हमको सारी बीमारियां होती है। तो ये हमारे शास्त्रों वगैरह में, उपनिषदों में ये 5 षट क्रिया 6 क्रियाएं दी हुई है। इनको परफॉर्म करने से जो भी ये 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, ये बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, इनके इम्बैलेंस से बीमारियां होती है, और ये क्रिया परफॉर्म करने से ये चीजें वापस से बैलेंस हो जाती है, और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। एंशियंट टाइम में चल रहा था। तो ये त्रयोदशा का आपको ध्यान रखना है, त्रिदोष का, वात पित्त कफ होते हैं। और ये षट कर्म, ये क्रिया रहती है कपाल भाती। रैपिड फायर भी इसे बोलते हैं। त्राटक मतलब एक जगह पर हमें ध्यान लगाना। उसके बाद धोती, एक कॉटन का कपड़ा रहता है, उसे हम स्वेलो करते हैं, मतलब निगलते हैं। वो 20 फीट चौड़ा रहता है और 3 फीट, 20 फीट लंबा रहता है और 3 फीट चौड़ा रहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था। तो उसे हम स्वेलो करते हैं, और वो हमारे जो पेट की सफाई वो करता है, उसके लिए प्रक्रिया रहती है। नेति, जो हमारे नेजल पैसेज रहते हैं, उसको क्लीन करने के लिए प्रोसेस रहती है नेति। इसमें हम एक जो हमारी नाक है वहां से पानी डालते हैं, जो दूसरी नाक है उससे वो पानी बाहर आता है। इसको भी करने की अलग अलग 2-3 टेक्निक्स रहती है। और नोली, जो एब्डोमिनल मसल्स रहती है, हमारी पेट की मांसपेशियां रहती है, उसकी इससे मसाज होती है, और उसके लिए ये बेनिफिशियल रहता है। और लास्ट में रहती है बस्ती। बस्ती में मतलब एक जो पॉट रहता है, एक टब आप मान सकते हो, उसके अंदर हम बैठते हैं, और जो हमारा एनस रहता है उससे हम जो वाटर रहता है वो एनस में फिल करते हैं। और उस तरीके से जो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, उसके उसके लिए ये क्लीनिंग प्रोसेस बस्ती दी हुई है। और कपाल भाती, हाँ, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये मैं पीपीटी में मैंने ऐड किया था, बाकी ये सेव नहीं कर पाया मैं, बेटा काम किया। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, बुक है, शेयर, कहाँ पर थी बुक, 11th शेयर। ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? एक जन बताइए, यहाँ पे सुपाइन लाइन आसना लिखा हुआ है। मैंने स्क्रीन चेंज किया, आपको शो हो रही है? यस सर। ठीक है। हाँ, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हाँ, जैसे एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक 99 ईयर ओल्ड की थी, वी नन्नमल्ला, इंडियाज ओल्डेस्ट योगा टीचर थी, तमिलनाडु की। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला 2018 में। ये भी एक बहुत अच्छी योगा टीचर है। तो ये एक पॉइंट इसमें आप नोट कर लेना। उसके बाद हम क्रियाओं पर थे ना, अ, कपाल भाती। कपाल भाती, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए थे। कपाल भाती, इंडिकेशंस। ये इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ये मत्स्य आसन है तो इसको हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं। पश्चिमोत्तासन, वज्रासन, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको डायमंड पोज बोलते हैं, नीलिंग पोज, पेल्विक पोज, इस तरह का थंडरबोल्ट पोज। आपको इस तरह के कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन देगा तो बच्चे टिक लगा लेते हैं। तो डायमंड पोज क्या होता है, फिर ऑप्शंस में आपको वज्रासन, हलासन ऐसे दे देगा, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन प्राणायाम, षटकर्मा कहाँ गया, षटकर्मा, हाँ, कपाल भाती, नाटक, नेति, हाँ, षटकर्मा यहाँ पर थे हम। हाँ, कपाल भाती, ये किसके लिए रहता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्रंटल लोब्स और लंग्स के लिए रहता है। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें से ही बन जाते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन बना था, हरियाणा में ही शायद था, कि बस्ती किसके लिए रहती है, तो ये कोलोन क्लीनिंग के लिए रहती है। ऐसा मैंने आपको बताया था, एक टब के अंदर हम बैठते हैं और एनस से वाटर को वो करते हैं, और फिर वो क्लीनिंग प्रोसेस रहती है कि हमारी इंटेस्टाइन के लिए, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के
क्लीनिंग के लिए एक प्रोसेस रहती है, तो इसके बारे में पढ़ना है पहले। तो कपालभाति, प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्रंटल लोब। त्राटक मतलब एक चीज के ऊपर फोकस करना, ठीक है, बिना पलक झपकाए। नेति, नेजल क्लीनिंग, जो नेजल पैसेज रहते हैं। धोती, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। नोली, एब्डोमिनल मसल्स के लिए। अब इसमें से क्वेश्चंस इस प्रकार के बन जाते हैं कि कपालभाति को हम क्या बोलते हैं। एक तो योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, ओके। स्कल शाइनिंग आसना बोलते हैं इसको हम। तो ये देख सकते हैं कपालभाति, ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसमें हम जो फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली इनहेल हो जाता है। तो बस सिंपल सी प्रोसेस रहती है। इसे आपने बाबा रामदेव को बहुत बार ये करते हुए भी देखा होगा। और उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक बार आप देख लेना कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। और इसकी प्रोसेस तो आप सभी को पता होगी। फोर्सफुली हम एक्सहेल करते हैं और इनहेल ऑटोमेटिक होता है वो। बेनिफिट्स इसके, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग वेट, वेट लॉस में हेल्पफुल रहता है। क्लियर नाड़ी, जो नाड़ी रहती है अलग अलग प्रकार की, उसको क्लीन करता है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स, स्टिमुलेट्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स, दस एक्सट्रीमली सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। डायबिटीज वालों के लिए हेल्पफुल रहता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। हमारा स्कल, जो हमारा फेस है वो शाइन करता है। उसके बाद इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम्स हमारे अच्छे हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है हमारा। जो जो भी हम खाना खाते हैं उसके पोषक तत्व अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। उसके बाद त्राटक, त्राटक मतलब एक जगह पर फोकस करना, ठीक है। कैंडल, कोई भी हम कैंडल या फिर एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना रहता है। एक अंधे रूम बंद रहता है, फिर हम एक कैंडल या फिर कुछ भी जलाकर उसके ऊपर। और ये अजना चक्र के लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के चक्र होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, कोई से भी एक आसन में कंफर्टेबल आपको बैठ कर ये परफॉर्म करना है। और इसका ये ध्यान रखना कि लगभग 2 फीट का डिस्टेंस स्टूल से, और स्टूल और आपके बीच में 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब आप त्राटक परफॉर्म कर रहे हो तो जो ऑब्जेक्ट है और उसके आपके बीच में कितने फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो 2 फीट का डिस्टेंस आपके बीच में होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सुखासन, या कोई से कंफर्टेबल आसन में आपको बैठकर परफॉर्म करना है। कंटिन्यूअस आपको नॉन स्टॉप उसे देखना है, बिना अपनी पलक झपकाए। अंटिल यू फील स्ट्रेन इन योर आईज एंड दे स्टार्ट वाटरिंग। हाँ, जब तक आपको स्ट्रेन फील नहीं हो रहा है, आंखों से हल्का हल्का पानी नहीं आ रहा, जब तक आपको नॉन स्टॉप से देखना है। रब द पाम बोथ विग्रेसली अंटिल वार्म, प्लेस देम ऑन योर। हाँ, उसके बाद हमें दोनों हाथों को हमें रगड़ना है और अपनी आंखों पर जब हल्के हल्के वो गर्म हो जाए तो उन्हें रखना है। प्रेस सेंटर ऑफ आईब्रो। उसके बाद हमें जो हमारे दोनों जो आईब्रोज हैं उनके बीच में उस फ्लेम को विजुअलाइज करना है आंख बंद करके, ठीक है। इस तरीके की प्रोसेस रहती है। एक रूम के अंदर हमें 2 फीट दूर एक ऑब्जेक्ट रखकर उसके ऊपर फोकस करना रहता है। तो ये होता है त्राटक। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपकी आई साइट इंप्रूव होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इंटेलिजेंस मेमोरी बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और पीस रहेगा आपके अंदर, शांति रहेगी। ब्रिंग क्लैरिटी इन माइंड, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ेगी। उसके बाद नेति प्रक्रिया। नेति ये क्या होता है? नेजल जो हमारे पैसेज रहते हैं उसके क्लीनिंग की प्रोसेस रहती है कि इसमें भी दो रहती है, एक जल नेति एक सूत्र नेति। जल नेति मतलब सिंपली एक हम पॉट लेते हैं, या जैसे आप इसमें देख रहे होंगे डायग्राम में, एक नोस्ट्रिल से ये हम पॉट से पानी डालते हैं और फिर जो दूसरी जो हमारी नेजल पैसेज रहता है वहां से ये बाहर आता है, ठीक है। तो ये हमारे नेजल पैसेज को क्लियर करता है। और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे साइनस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए ये हेल्पफुल रहता है। जल नेति, वाटर क्लींजिंग प्रोसेस, नेजल केविटी, सॉल्टेड वाटर, नेति पॉट। और जो ये पॉट रहता है इसको बोलते हैं नेति पॉट। और सॉल्टेड वाटर रहता है टर्म नेजल इरिगेशन, जिस स्टार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मिक्स 1 टेबल स्पून वाटर सॉल्यूशन, इट इज प्रेफरेबल प्योर नेति सॉल्ट। हाँ, इसमें क्या करना रहता है, हमें एक गर्म पानी के अंदर ½ टेबल स्पून एक सॉल्ट को मिक्स करना है, सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद फिर हम इसे नेति पॉट में डालते हैं और स्पॉट वन नोस्ट्रिल प्लेस इनटू द सॉलिड व्हिच हेल्प्स यू जेंटल वेस्ट। हाँ, तो फिर वही हमें एक नेजल बेस से डालना है, दूसरे नेजल बेस से हमें इसे बाहर निकालना है, ठीक है। इस तरीके की प्रोसेस रहती है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि नेति के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको बताना चाहिए जल नेति और एक सूत्र नेति।
और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक बार पढ़ सकते हैं। और इसे हमें क्या करना है, ये प्रोसेस करते हुए हमें ध्यान रखना है इनटू राइट नोस्ट्रिल। हाँ, हमें जो हमारा जो चिन है वो थोड़ा सा टिल्ट करके रखना है 45 डिग्री एंगल में। और ये प्रक्रिया करते हुए हमें सिर्फ मुंह से सांस लेनी है। लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल्ट हेड वन साइड, हाँ एक तरफ हमारे हेड को टिल्ट करना है। ब्रीथ योर माउथ, और हमें सिर्फ इसमें हमारे मुंह से सांस लेना है, ठीक है। मोर एवर यू नीड टू मेक श्योर दैट नीदर स्निफ नॉर स्वेलो, हमें स्वेलो भी नहीं करना है उसे, मतलब सिर्फ मुंह से ही सांस लेना है। क्योंकि हम ये जो प्रक्रिया है जो हम नेजल प्रेशर से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हमें सिर्फ मुंह से ही सांस लेना है और छोड़ना है, ठीक है। वाटरी नोस्ट्रिल कुड एक्सपीरियंस सीवियर बोट और गफिंग, हाँ ये किसी हमें एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में ही करना है, ऐसे हमें परफॉर्म करना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो पर्सन है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन एग्जाम में आ सकते हैं। जिन्हें नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है उन्हें ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए, और ये किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही हमें परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद बेनिफिट्स, एलर्जी प्रॉब्लम किसी को है तो उसमें हेल्पफुल रहेगा, ब्रीदिंग पैटर्न्स हमारे इंप्रूव होंगे। उसके बाद नेजल प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। साइन क्रोनिक किसी को अगर साइनस इन्फेक्शन है या फिर प्रॉब्लम है एलर्जी टाइप, तो उसमें ये कॉमन कोल्ड कफ में ये हेल्पफुल रहेगा। इम्प्रूव सेंस ऑफ स्मेल, जो हमारा एक सेंस रहता है स्मेल वाला, उसको ये इम्प्रूव करता है। उसके बाद सूत्र नीति, जल नीति हमने पानी से परफॉर्म की थी, और जो ये सूत्र नीति है इसे हम एक कॉटन रहता है धागा, उससे हम इसको परफॉर्म करते हैं इनटू द नोज एंड पुल्ड फ्रॉम माउथ। हाँ, एक हम इसे नेजल पैसेज से डालते हैं और मुंह से एक धागा बाहर निकलता है, और इस तरीके से हम जो हमारा नेजल पैसेज को क्लीन करते हैं, इसको अंदर बाहर हम परफॉर्म करते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से टेक्निक टू एंड फ्रो, हाँ इसको अंदर बाहर हम एक नाक से हम सूत्र जो ये सूत्र नीति है, धागे को डालते हैं और मुंह से इसे बाहर निकालते हैं, और इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, रबर का भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है, ठीक है। फ्रंट ऑफ लेफ्ट नोस्ट्रिल हॉरिजॉन्टल डायगोनली, हाँ वही एक नाक से डालना है मुंह से निकालना है। ये भी हमें किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में परफॉर्म करना है। रबर का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है। इंसर्ट योर मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर माउथ कैन ट्रिप, हाँ ये वही दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। पुलिंग वन स्ट्रिंग पार्शली आउट ऑफ माउथ जेंटली, हाँ धीरे धीरे हमें फिर वो परफॉर्म करना है। मसाजिंग मोशन, जिस तरीके से हम मसाज करते हैं धीरे धीरे हमें इसे परफॉर्म करना है। विथ अनदर नोस्ट्रिल, एक बार हमें लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल से करना है, फिर इस सेम प्रोसेस हमको राइट वाली नोस्ट्रिल से परफॉर्म करनी है। अब ये भी किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही परफॉर्म करनी है, और जब आपने जल नीति में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, उसके बाद ही आपको ये जो है सूत्र नीति परफॉर्म करना है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं, हेल्प्स टू मेंटेन नेजल हाइजीन, एक तो हाइजीन नेजल हाइजीन मेंटेन रहता है, जो डर्ट रहती है, हम बैक्टीरिया म्यूकस रहता है वो बाहर हो जाता है इससे। डिसैनिटाइजेस द सेंसिटिव टिश्यू इनसाइड द नोज, हाँ उनकी एक तरीके से मसाज हो जाती है। और किसी को अस्थमा में प्रॉब्लम है या फिर राइनाइटिस है, किसी को छींके बार बार आती है, तो उसमें ये बेनिफिशियल रहेगा। सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम लाइक साइनाइटिस माइग्रेन हेडेक, किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें ये बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद धोती, धोती इज एन 1 मिनट रिमेनिंग, और फिर 10 मिनट्स बाद आपको मैं लिंक सेंड करूंगा, उससे आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये 1 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी शायद। धोती इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ शतकर्मा, अब ये एक और प्रक्रिया है धोती, क्लींजिंग प्रोसेस है एक। योगी सिस्टम क्लींस साइन टेक्निक सीरीज ऑफ योगी प्रोसेस स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये किसके लिए रहती है, वो नेजल पैसेज के लिए था, और ये जो है ये स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। जो ये मेन मेन पॉइंट्स ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे उसमें मैंने बताया था 2 फीट का था, त्राटक में रखना था हमें डिस्टेंस, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताते आ रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लीनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फुल लेंथ बट इट ऑल्सो क्लीन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हाँ एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्टमक के लिए अच्छा रहता है, उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके लिए अच्छा रहता है, और ईयर्स और आईज के लिए हेल्थ के लिए, एक्सटर्नल ईयर्स और आईज हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। अब जो पर्सन्स अल्सर हर्निया हार्ट डिसीज हाइपरटेंशन से जिनको प्रॉब्लम है, वो इसे उन्हें ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि धोती प्रक्रिया इनमें से किस पेशेंट्स के लिए
किस पेशेंट्स को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, आपको ऑप्शन में दे देंगे अल्सर, ठीक है, फिर कुछ और ऑप्शन दे दिए, तो इस तरीके से ये आ सकता है। उसके बाद इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं धोती प्रक्रिया के, इसमें आपको लगभग 2 लीटर पानी पीना रहता है, उसके बाद आप उसको मुंह में उंगली डालकर वापस से वो पानी बाहर निकालते हैं, तो इससे जो विषैले तत्व रहते हैं आपके पेट के अंदर वो